Hello friends, this is Atul Pratap Singh and welcome to APS classes. Today our topic is French society during the late 18th century. आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि जो फ्रांस था उसकी सिचुएशन बहुत टर्मोइल थी, बहुत उथल पुथल मचा हुआ था। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एंग्री थे, गुस्से में थे और उसी गुस्से की वजह से लोगों ने क्या कर दिया था, जो बेस्टाइल फोर्ट था उसको तोड़ दिया था और वहां पर जितने भी प्रिजनर्स थे उनको भी रिलीज कर दिया था। क्यों तोड़ा था? वाई? बिकॉज एक रूमर्स स्प्रेड हो गया था, एक अफवाह स्प्रेड हो गई थी कि लुइस 16 जो है आर्मी को ऑर्डर देने वाले हैं कि ये ओपन फायर क्राउड्स के ऊपर करेंगे। इसी वजह से लोगों ने पीपल्स मिलिशिया फॉर्म किया। पीपल मिलिशिया मीन्स होता है एक जनसमूह, और ये जो पीपल मिलिशिया था इस डायरेक्शन में मूव करता है पेरिस सिटी के। रास्ते में बेस्टाइल फोर्ट मिलता है, उसको डिमोलिश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ओके, क्यों तोड़ देते हैं? इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियारों की खोज के लिए, और वहां के जो कमांडर थे उनको भी मार देते हैं। तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। अब ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई थी, ठीक है ना? हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा था, एट दैट टाइम द ईयर वाज 1789, 14 जुलाई 1789 में सिचुएशन थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब हुआ क्यों था, इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग चैप्टर के आगे चलते हैं। मींस एक स्टोरी के फॉर्म में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें आता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब यहां से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं 18th सेंचुरी से, लेट 18th सेंचुरी से। ओके, अब आपको यहां पर देखना है कि फ्रेंच सोसाइटी, आप सभी को पता है कि फ्रांस में एक सोसाइटी है, इट मींस एक फ्रांस एक कंट्री है, ठीक है ना? उसी के अंदर जो है डिवीजन है सोसाइटीज का। तो हम लोग उस सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब यहां पर वर्ड आता है लेट 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी क्या होता है? देखिए 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, तो इसका मतलब क्या होता है, किस ड्यूरेशन को हम लोग उस सेंचुरी में इन्वॉल्व करते हैं। तो यहां पर दे रहे हैं 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मीन्स है 1700 to 1799। दिस ड्यूरेशन इज नॉन एज द 18th सेंचुरी। ओके, मतलब बैक साइड का देखते हैं तो यहां पर 1700 to 1799, दिस इज नॉन एज द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी। अब यहां पर एक वर्ड लगा हुआ है कि लेट 18th सेंचुरी। लेट मीन्स होता है बाद का, बाद का मतलब होता है 1750 के बाद। ओके, लेट हो गया है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि लेट 18th सेंचुरी, अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ड देखकर कि लेट 18th सेंचुरी है, इसका मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर द कंडीशन आफ्टर द ईयर ऑफ 1750, 1750 के बाद की सिचुएशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हियर यू कैन सी द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम इन 1774। अब यहां पर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, देख सकते हैं कि जो लेट 18th सेंचुरी है, मतलब 1750 के बाद की सिचुएशन। तो हम लोग डिस्कस स्टोरी को याद स्टार्ट कर रहे हैं 1774 से। इन 1774 लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। लुइस 16 जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठते हैं। ये आप देख सकते हैं लुइस 16 बने हुए हैं, आप भूलेंगे नहीं, इनको पहचान लीजिए। ओके, एट दैट टाइम ही वॉज ओनली 20 years old। और जब ये फ्रांस की गद्दी पर बैठते हैं उस समय इनकी एज क्या होती है? 20 years, ओनली 20 साल, केवल 20 साल की ये थे। एट दैट टाइम ही मैरिड विद द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटो। आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ आर डिफरेंट। ऑस्ट्रेलिया इट्स ए कॉन्टिनेंट एज वेल एज कंट्री, एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया, उसकी कैपिटल है कैनबरा। ओके, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्ट्रिया। एक ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो कि आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में सेंटर पार्ट में स्टैब्लिश है प्रेजेंट टाइम। ओके, तो ये जो प्रिंसेस थी ये ऑस्ट्रिया की थी। आपको थोड़ा सा मैं हल्का सा मैप वाला पोर्शन सिखा देता हूं जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं कि लुइस 16 की बारात जो है कहां गई थी, ठीक है ना? तो लुइस 16 बेटा ये फ्रांस के हैं, ये हमारा फ्रांस है, आप देख सकते हैं फ्रांस। इसकी जो बाउंड्री टच होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ये जर्मनी है बेटा, जर्मनी। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट्स है ये आपका स्विट्जरलैंड। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के ईस्टर्न पार्ट्स में एक कंट्री है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। तो अब आप लोग गैस कर सकते हैं कि इसकी जो बारात है किसकी? लुइस 16 की, कहां से कहां गई होगी? मींस फ्रांस से चली थी और स्विट्जरलैंड को क्रॉस करते हुए कहां गई थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो स्लोवानिया है, क्रोएशिया है,
वाकिया है, तो ये स्मॉल स्मॉल जो कंट्रीज हैं वो इसके साथ में क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। इटली भी यहाँ पर ऑस्ट्रिया के साथ में बाउंड्री बनाता है, ठीक है ना। और नॉर्थ में अगर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा हंगरी। तो आपको एक तरीके से लोकेशन क्लियर हो गई होगी ऑस्ट्रिया की। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कंट्री है जिसकी कैपिटल है वियना। तो मैरी एंटोनेटो ये कौन थी बेटा, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, और इनकी जो मैरिज हुई थी किसके साथ में, लुइस 16 के साथ में, इन द ईयर ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड, जब लुइस 16 20 साल के थे। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, व्हेन लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। जब ये 20 साल की उम्र में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे, उस समय वहां का जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी मींस होता है राजकोष, ठीक है, जहां पर सभी पैसे जमा होते हैं। जस्ट लाइक ये अभी तो बैंक है, पीएनबी, एसबीआई, वहां जमा होता, बट उस समय क्या होता था, राजकोष होता था। वहां पर जो ट्रेजरी थी, राजकोष था, वो क्या था, इम्पिटी था। जब ये राजगद्दी पर बैठे तो उनको ट्रेजरी इम्पिटी मिला, मतलब खाली मिला, इनके पास पैसे नहीं थे। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है बेटा कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई द ट्रेजरी वाज इम्पिटी ऑफ फ्रांस, कि ट्रेजरी इम्पिटी क्यों था। भाई राजा बनते हैं, उनके पास पैसा होता है, बहुत सा पैसा आ जाता है, ठीक है, राज्य का एक रूलर होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन जब ये बने थे तो उसमें पूरा ट्रेजरी पूरा इम्पिटी था। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो हम दे सकते हैं कॉजेज ऑफ इम्पिटी ट्रेजरी इन फ्रांस। क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से वहां का ट्रेजरी जो है वो इम्पिटी था, मतलब खाली था। तो हियर यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अगर आप फ्रांस की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो देखेंगे क्या, ये लगातार कहीं ना कहीं वॉर में बिजी रहा है। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर, लगातार वॉर लड़ने से इसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो क्या हो गए, ड्रेन्ड हो गए थे, पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। जब फाइनेंशियली नहीं होगा, इनके पास फाइनेंस नहीं होगा, तो इनका ट्रेजरी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। इट मींस आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है। अब यहाँ पर वॉर हो रहा है, तो वॉर ये तो है नहीं कलम से लड़ रहे हैं, कैप लगा के चले गए और जाके फाइट करके चले आए हैं। उसके लिए क्या होता है, वेपन्स की नीड्स होती है, और वेपन्स के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए फाइनेंस मनी चाहिए होती है। तो इसी वजह से इनका जो ट्रेजरी है वो क्या हो गया था, एम्प्टी हो गया था। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को बेटा मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, एडेड टू दिस कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइले। एक तो यहां पर लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर हो गया जिसकी वजह से इनका फाइनेंशियल पूरा ड्रेन्ड हो चुका था। सेकेंड हो गया था द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट। जो कोर्ट था, ठीक है, जिस दरबार में लुइस 16 बैठते थे वो एक्स्ट्रावेगेंट था। एक्स्ट्रावेगेंट मींस बहुत ही भव्य और शानदार था। एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइले में बहुत ही शानदार था। तो उसको जो मेंटेन करने का चार्जेस आता था, जैसे आप ये घर देख रहे हैं ना, इस तरीके जो घर है, क्लासरूम है, इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है। तो उसी तरीके से उस कोर्ट को मेंटेन करने के लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को या रूलर्स को करना पड़ता था। तो एक तरफ से पहले से ड्रेन्ड आउट है रिसोर्सेज से। सेकेंड, ये पूरे कोर्ट को या पूरे कह सकते हैं जो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट है उसको भी मेंटेन कर लिए इनको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था। तो उसकी वजह से भी क्या हो गया था, पूरा ट्रेजरी एम्प्टी हो गया था। आई होप आपको 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग ईयर ऑफ द वॉर, सेकेंड है कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइले। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। थर्ड नंबर, फ्रांस हेल्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज। एट दैट टाइम लुइस 16 was the ruler of France। जब लुइस 16 फ्रांस के रूलर थे उस समय लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की क्या की थी, हेल्प की थी। किसके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट। क्यों की थी, क्योंकि ब्रिटेन जो है फ्रांस का भी इनेमी था और यूएसए का भी इनेमी था। अब देखिए, अगर कोई मेरा इनेमी है, ओके, एक है, और मेरी इससे भी लड़ाई चल रही है, दोनों से जब मेरा झगड़ा चल रहा है तो दोनों क्या चाहेंगे, दोनों मिलकर मुझे हराना चाहेंगे। तो सेम कंडीशन अकर विद द फ्रांस। तो फ्रांस की भी जो इनेमी था वो कौन था, आपका ब्रिटेन। ये ब्रिटेन हो गया है और ये फ्रांस हो गया है और ये आपका यूएसए हो गया है। तो फ्रांस ने यूएसए की हेल्प की किसके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट। और इस तरीके से जो यूएसए था उसने अपनी 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर से क्या करा ली, इंडिपेंडेंस करा ली। अब यहां पर एक चीज देखिए
कि फ्रांस की कंडीशन पहले से ही बहुत वर्स्ट थी, ऊपर से लुईस 16 ने यूएसए की हेल्प कर दी, तो जो उसके ऊपर डेप्थ था, हियर यू कैन सी द वॉर, जो वॉर हुआ था यूएसए और ब्रिटेन का, द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिब्रे। इस वॉर ने जो कह सकते हैं जो डेप्थ था फ्रांस के ऊपर उसको डबल कर दिया, अब बिलियन लिब्रे उस पर और ऐड हो गया। पहले से 2 बिलियन लिब्रे इसके ऊपर डेप्थ था, किसके ऊपर था? फ्रांस के ऊपर। कर्ज में था फ्रांस के ऊपर कर्जा था 2 बिलियन लिब्रे का, और उसमें और भी बिलियन लिब्रे क्या हो गया? डेप्थ बढ़ गया। अब तो सिचुएशन बैड से वर्स्ट हो चुकी थी, किसकी? फ्रांस की। ओके, तो आप यहां पर ये पॉइंट दे सकते हैं कि लॉन्ग ईयर ऑफ द वॉर। सेकंड दे सकते हैं कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेजेंट कोड। थर्ड पॉइंट दे सकते हैं फ्रांस हेल्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस। एंड फोर्थ दे सकते हैं द वॉर एडिड मोर देन $1 बिलियन लिब्रे। तो अब जो है फ्रांस बहुत ज्यादा डेप्थ में पहुंच चुका था, कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। उसके देखते हैं लेंडर। अब यहां पर देखते हैं एक और चीज आ जाती है कि अभी तो कंडीशन ही खराब थी, अब जो फ्रांस के लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स मींस जो साहूकार थे, जो पूरे स्टेट को क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, इट मींस इनके पास बहुत पैसा था, और जब भी गवर्नमेंट को या रूलर्स को नीड्स पड़ती थी तो वहां पर जो है विद इंटरेस्ट ये लोग उससे पैसा ले लेते थे, इंटरेस्ट पर। ओके, और बाद में विद इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता था। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? लेंडर्स बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। जिन लेंडर्स ने लोन दिया था, स्टेट को क्रेडिट दी थी, उन्होंने 10% जो है इंटरेस्ट चार्ज कर दिया उसके ऊपर। गवर्नमेंट परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि पहले से उसके पास पैसा नहीं है, ऊपर से जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने भी जो इंटरेस्ट है वो कितना लगा दिया? 10% लगा दिया, मतलब 100 पर 10 रुपीज जो है पर मंथ आपको पे करना है। तो कंडीशन वॉज वेरी वर्स्ट, और भी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। और देन आफ्टर अब क्या होता है? टू मीट्स, देखिए इन सबके अलावा और भी जो एक्सपेंसेस थे स्टेट्स के, ठीक है ना, और भी जो एक्सपेंसेस थे वो क्या थे आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको एक 1 बाय 1 अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर देखिए जब लेंडर्स बिगेन टू चार्ज 10%, तो जो अर्निंग होती थी स्टेट्स की, भाई स्टेट अगर रन कर रहा है, गवर्नमेंट वहां पर रन कर रही है, रूलर स्टेट को रन करा रहा है, तो अर्निंग भी तो होती होगी। तो जो अर्निंग होती थी उसका मैक्सिमम पार्ट्स किस में चला जाता था? उसका मैक्सिमम पार्ट जो है इसके इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता था। तो गवर्नमेंट पास में कुछ भी नहीं बचता था एक तरीके से। तो कंडीशन दिनों दिन क्या होती? खराब होती जा रही। देन आफ्टर, इन सबके बावजूद भी टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जो डेली के खर्चे होते हैं वो भी तो राज्य देख रहा था। जो भी स्टेट था, गवर्नमेंट थी लुईस 16 की, इनको ये भी देखना पड़ता था जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे। अब रेगुलर एक्सपेंसेस क्या होंगे? जैसे कि आप मॉर्निंग उठते तो ब्रश करते हैं, तो एक तरीके जो ब्रश का एक्सपेंस करते हैं, आप परचेज करके लाते हैं, भी एक नीड्स है आपकी। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं स्कूल में कितने स्मार्ट लगेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आपको करना ही करना है। तो वही चीज है एक राज्य के साथ में भी होती है कि उसको कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है। इंडिया में कितनी भी गरीबी आ जाए, पॉवर्टी आ जाए, लेकिन हम आर्मी के लिए कमी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ी है। अगर वो वीक पड़ गई तो अदर कंट्री हमारे ऊपर अपनी पावर को इंपोज कर लेंगे। ओके, तो इसलिए हम लोग भूखे रहकर अपनी आर्मी को जरूर सर्व करेंगे, ओके, जिससे कि हमारा देश बचा रहे। तो उसी तरीके से लुईस 16 क्या कर रहे थे? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी को मेंटेन किए हुए थे, मींस उसके ऊपर भी इनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा था। देन आफ्टर द कोड, जो कोड था उसको भी मेंटेन करना पड़ रहा था। किसको? लुईस 16 को। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था उस राज्य का, ठीक है ना। थर्ड वन है रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, मींस अंडर लुईस 16 के रूलर्स के अंडर में जो भी वर्कर्स थे उनको भी सैलरी इनको पे करना पड़ता था। और ये ऐसे एक्सपेंसेस थे जो ये ना चाहकर भी इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा जो किंगडम है, इनका पूरा स्टेट है, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने ज्यादा एक्सपेंसेस होने के बाद, ओके, कंडीशन इतनी वर्स्ट होने के बाद रिजल्ट क्या आता है? भाई इतना ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? राजा कुछ तो करेगा, राजा इस सबको मेंटेन करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं रिजल्ट। द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब स्टेट जो है वो ओब्लाइज्ड हो गया था, मजबूर हो गया था टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। क्यों करने के लिए टैक्सेस? क्योंकि वो चाहता था इन सभी को मेंटेन करने के लिए। अगर टैक्सेस को इंक्रीज नहीं करेगा तो इनके पास पैसा नहीं आएगा। इसलिए
जो रूलर थे, लुई 16 थे, वाज फोर्स्ड, मजबूर हो चुके थे टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। येट इवन इट वाज नॉट सफिशिएंट मेजर, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था, ये भी सफिशिएंट नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 सेगमेंट्स। नंबर 1 फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इस तरीके से जब भी कोई टैक्सेस को जब इंपोज करना होता था तो उससे पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस लाने होते थे, और उस चेंजेस को लाने के लिए एक मीटिंग कॉल की जाती थी रूलर्स के थ्रू, और उस मीटिंग में जाकर वो चेंजेस एक्सेप्ट किए जाते थे। अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो पूरे स्टेट में फॉलो कराए जाएंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं होंगे तो वो वहां पर फॉलो नहीं किए जाएंगे। ओके, तो ये जो सेकेंड सेगमेंट है सोसाइटी का, कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पार्ट 2 में, इस टॉपिक के पार्ट 2 में उसको पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, जरूर आंसर दें इसका। ओके, सो आई थिंक दिस इज सफीना टुडे क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।